देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में ए और इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। पेपर कोड मिला लेना 554/1, ये सीबीएसई बोर्ड का है, ठीक है। क्लास 12 है, 2025 है। 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। इसने बोला है कि हमारे पास मिनिमम डेविएशन को ज्ञात करना है, कैलकुलेट करना है, लेकिन कंडीशन क्या है, जो प्रिज्म है वो इक्विलेटरल है, ठीक है। और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो दिया हुआ है √3 है। ये तो फाइंड करना ही है मिनिमम डेविएशन। इसके अलावा फाइंड करना है इंसिडेंट जो एंगल है हमारा, जो मिनिमम डेविएशन निकाला है उस केस में इंसिडेंट एंगल कितना होगा। कैसे करोगे? सबसे पहले हम प्रिज्म बना लेते हैं। ये हमारे पास प्रिज्म है। ये प्रिज्म का शेप हमने ऐसा क्यों रखा है, क्योंकि इसने बोला है कि जो प्रिज्म है वो इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब होता है कि सारे एंगल कितने होते हैं, कोई भी ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल होता है तो उसके सारे एंगल का जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। कितने? 60 डिग्री के। तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। ये वाला एंगल हमारे पास प्रिज्म एंगल कहलाता है, ठीक। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें एक लाइट इंसिडेंट होती है, ये मान लेते हैं लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, ठीक है। अब इसमें नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, एसी प्लेन पे नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वही हमारे पास इंसिडेंट एंगल होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, I1 कहेंगे, ठीक है। यहाँ अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे पास दिया हुआ है n बराबर √3, ये दिया हुआ है, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ बाहर जो है एयर है, कहाँ है, बाहर एयर है, यहाँ पर एयर मौजूद है, और एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, वो हमारे पास 1 होता है, ठीक। ये पता होना चाहिए। अब लाइट यहाँ डेंस, यहाँ रेयर मीडियम है और यहाँ का मीडियम डेंस है, क्योंकि यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, यहाँ का ज़्यादा है। तो क्या होगी, लाइट नॉर्मल से जब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, तो ये लाइट ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ये ऐसे आ गई। अब इसके बाद इस सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, इस पे जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ऐसे जाएगा, ये इसका नॉर्मल है एसी प्लेन का, ठीक है। ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, ये इस सरफेस के लिए R2 हो जाएगा, और इसके लिए ये जो एंगल है ये R1 है, ठीक। अब क्या होगा, अब लाइट हमारे पास यहाँ का मीडियम डेंस है, यहाँ का रेयर मीडियम है, तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। नॉर्मल से दूर हटने का मतलब है ये लाइट ऐसे आ जाएगी, ठीक। अब देखो इसका डेविएशन निकालना है। ये लाइट को जाना था ऐसे ही जाना था ना इसको, अगर ये प्रिज्म ना होता तो लाइट ऐसे चली जाती, लेकिन ये गई कहाँ, ऐसे गई, तो इसको पीछे बढ़ा लो। जब इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये जो एंगल बन के तैयार हुआ ये वाला, ये हमारे पास डेविएशन है। डेल्टा एम का मतलब है मिनिमम डेविएशन, कंडीशन दी गई है मिनिमम डेविएशन। अब इसका पूरा डेरिवेशन होता है, ठीक है, वो हमें निकालना नहीं है, लेकिन ये हमें पता है। इसके लिए जो हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है वो क्या होता है, n = sin a प्लस डेल्टा m बाई 2, और नीचे क्या आता है, sin a बाई 2। ये वाला फार्मूला हमें याद होना चाहिए, बाकी इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये फार्मूला याद हो। 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा डेविएशन नहीं करना है, ये फार्मूला याद रखना था, ठीक है। अब यहाँ पर n की वैल्यू दी गई है √3, a की वैल्यू 60 डिग्री। ये कैसे पता चला, क्योंकि ये लिखा हुआ है इक्विलेटरल प्रिज्म, इस वजह से ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। पुट करो, यहाँ पर √3 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू साइन ए की जगह रखोगे 60 डिग्री, ये एंगल ए जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है। ये इससे पता चला हमें। डेल्टा एम जो है हमारे पास मिनिमम डेविएशन है, डिवाइड बाई 2 है, और नीचे कितना है, नीचे हमारे पास साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई 2, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे तो √3 इज इक्वल टू साइन, ये आ जाएगा साइन
60 प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास साइन 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन 30। और इसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, तो ये कितना है? यहाँ पर लिख देते हैं साइन 30। ठीक है, हमने इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया है नीचे वाले पार्ट को। अब वैल्यू यहाँ पर रखो, तो यहाँ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है? 1/2। ठीक, तो इसको हम सीधे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और ये √3 ऊपर है, तो √3 डिवाइड बाई 2, ये 1/sin 30 की वैल्यू हमने रखी है, इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। ठीक, अब यहाँ ब्रैकेट में दिखाना हो तो दिखा दो। क्या दिखाना है? साइन 30 बराबर हमारे पास 1/2 होता है। ठीक है, इसको देख लो। अब देखो, यहाँ पर हमें ये पता है, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया, ये ब्रैकेट में लिख देना। अब ये √3/2 जो होता है वो साइन 60 होता है। कितना होता है? साइन 60। यहाँ से साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, यहाँ पर भी ब्रैकेट में लिख सकते हो, साइन 60 बराबर होता है √3/2। ठीक, उससे आ गया। अब साइन से साइन हट गया, यहाँ 60 बराबर आ जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2। क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, यहाँ 120 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम, तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। यानी एंगल ऑफ डेविएशन हमारा आ गया 60 डिग्री। एक पार्ट का तो आंसर आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या पूछा है? हमें इंसिडेंट एंगल बताना है। किस केस में? मिनिमम डेविएशन के केस में। मिनिमम डेविएशन अगर होता है, मिनिमम डेविएशन, उस केस में क्या होता है? उस केस में हमारे पास ये वाला एंगल कौन सा है? ये इमर्जन एंगल है या I2 कहा जाता है। वहां पर हमारे पास I1 बराबर I2 के हो जाता है। ठीक है, R1 बराबर R2 के हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगा? ये निकल आएगा, ये वाला जो एंगल निकलता है वो पूरा कॉन्सेप्ट लगा के, यहाँ पर I1 है और जब जेड की ऐसी आकृति बनती है कि पूरा एंगल कितना है? R। ये I1 है, ये भी पूरा I1 है। ये एंगल कितना बचेगा? ये एंगल हमारे पास बचेगा, ये एंगल हमारे पास बचेगा I1 माइनस R1। और ये वाला एंगल कितना बचेगा? ये पूरा I2 है, पूरा ये I2 होगा, यहाँ से R2 कट जाएगा, कितना बचेगा? ये एंगल हमारे पास बचेगा I2 माइनस R2। फिर उसके बाद ये एंगल हमारे पास डेल्टा एम। तो यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन आती है, डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एम इज इक्वल टू होता है हमारे पास I1 प्लस I2 और यहाँ पर R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 जो होता है वो हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है, ये वाला एंगल आता है। ठीक, ये वाला एंगल हमारे पास इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। ये जब हम लगाएंगे क्वाड्रिलेटर तो निकल के आता है, फार्मूला याद होना चाहिए। तो ये एंगल हमारे पास जो फार्मूला होता है वो I1 प्लस I2 माइनस A के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा हमको पता है, और दूसरी बात मिनिमम डेविएशन के केस में दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या है? डेल्टा एम इज इक्वल टू I1 2 टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, माइनस का A बराबर, यहाँ से हमारे पास I1 बराबर आ जाएगा डेल्टा एम प्लस A बाई 2। डेल्टा एम की वैल्यू 60 डिग्री, डेल्टा A की वैल्यू 60 डिग्री, दोनों वैल्यू पुट करोगे, ये 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री डिवाइड बाई 2, यहाँ से 120 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा? 60 डिग्री। तो हमारे पास इंसिडेंट एंगल I1 जो कि आ जाएगा 60 डिग्री, डेल्टा एम जो कि मिनिमम डेविएशन ये भी 60 डिग्री। तो ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए। देख लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। सिंपल सा क्वेश्चन है, जिस लॉजिक से लगा है वो हमने बता दिया है। ठीक, बाकी अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर फार्मूला याद रख सकते हो तो फार्मूला याद कर लो, सीधे कर सकते हो तो सीधे। ठीक है, फार्मूला हमें एक ये फार्मूला याद होना चाहिए। दूसरा, ये अगर कॉन्सेप्ट आपको याद है तो अच्छी बात है,
नहीं तो हमारे पास यहाँ पर भी फार्मूला होता है कि डेल्टा एम जो होता है हमारे पास वो होता है I1 प्लस I2 माइनस का ए, इसका यूज करना है, ठीक है, और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन लगा के यूज कर सकते हैं या फिर पूरा डायग्राम बना के यूज करके बताओ, ठीक। इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। देखो 8127191266 इसमें आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हो, हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 में पहला पार्ट है और पेपर कोड है 55/4/1, क्लास 12 है, बोर्ड है CBSE, ठीक है। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, किसके सामने, थिन कॉन्वेक्स लेंस के सामने। पतला सा लेंस है जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, उससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक है। फिर इसके बाद जो लेंस है उस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक। इससे एक इमेज बनती है, इमेज कहाँ बनती है, स्क्रीन पे बनती है। अब ये नहीं पता कितनी डिस्टेंस पे है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस था उसी कॉन्वेक्स लेंस में एक पतला लेंस कॉन्केव लेंस कंबाइन कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, जो हमारे पास इमेज पहले बन के तैयार हुई थी वो इमेज यानी वो स्क्रीन 45 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाती है। तब आपको ये बताना है कि जो हमारे पास ये लेंस है इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, ठीक। कैसे करोगे देखो जरा, समझो। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी मेन एक्सेस है, ठीक है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस है। इसकी फोकल लेंथ दी गई है, यहाँ पर ये जो वस्तु रखी है, ये ऑब्जेक्ट रखा गया है वो, इस ऑब्जेक्ट की इस लेंस से जो डिस्टेंस है जिसको हम लोग U1 कहें या U कहें, वो कितनी है, U1 मान लेते हैं, वो है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, इतना बोला गया है। 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ठीक है, ठीक। इस लेंस की जो फोकल लेंथ है F जो है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए इसकी फोकल लेंथ प्लस में होगी 10 सेंटीमीटर है। तो पहला काम है हमारा कि ये पता करना कि हमारे पास स्क्रीन कहाँ पे रखी है। जहाँ पर स्क्रीन है वहीं पर इमेज बन रही है। सिंपल सा फार्मूला है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारे पास होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसी फार्मूले का यूज करना है। यहाँ पर f क्या है, फोकल लेंथ है, v हमारे पास जहाँ पर इमेज बनेगी, और u देखो ऑब्जेक्ट ये रखा है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास ये रखा है, अगर इसकी इमेज हमें बनाना है तो एक लाइट ऐसे जाएगी, दूसरी लाइट हमारे पास इसकी मेन एक्सेस से जाएगी, फिर उसके बाद ये क्या होगा, ये यहाँ कहीं बेंड हो जाएगी ऐसे, ठीक। यहीं पर ही हमारे पास स्क्रीन रखी है, क्या है, स्क्रीन है, ये स्क्रीन है। अब ये डिस्टेंस हमें v है, इसको हम लोग v1 मान लेते हैं। अब देखो ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अगर हमारे पास ये पोल है, क्या है, ये हमारे पास, सॉरी ये लेंस है, इस लेंस का जो पोल है ये बहुत पतला लेंस है, कैसा है, पतला सा है। इसका पोल हम मान लेते हैं यहाँ पर रखा है, ठीक है, ये इसका पोल है। इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर हमारे पास इसकी इमेज चाहिए तो एक लाइन इससे ऐसे जाए, दूसरी लाइन इसके मेन एक्सिस पे है, जब इमेज यहाँ पे बनकर तैयार होगी। जो वस्तु की दूरी निकाली जाती है, जो वस्तु की दूरी निकाली जाती है वो लेंस से के पोल से नापी जाती है। कहाँ से नापी जाती है, पोल से, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। जो लेंस की दूरी निकाली जाती है वो लेंस के पोल से मापी जाती है, ठीक है। कहाँ से मापी जाती है, पोल से। पोल हमारे पास यहाँ पे है, वस्तु यहाँ पे रखी है। अब देखो अगर इससे हम डिस्टेंस नापेंगे तो यहाँ जाना होगा, इसके यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेंस के पोल से, तो डिस्टेंस नापना है तो हमें इस तरफ जाना है, और लाइट जो आ रही है वो ऐसे आ रही है। यानी अगर लाइट हमारे पास ऐसे जा रही है और डिस्टेंस हम ऐसे नापेंगे तो क्या हुआ, एक दूसरे का अपोजिट है ना।
जब ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो वस्तु की जो दूरी होती है निगेटिव लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये समझ में नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। U1 जो आएगा हमारे पास कितना आएगा, नेगेटिव 30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया, क्योंकि पोल यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है और ये लाइट ऐसे जा रही है। लाइट और पोल जो डिस्टेंस हम नाप रहे हैं पोल से, वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो निगेटिव वैल्यू। V1 के विषय में हमको पता ही नहीं है, और जो फोकल लेंथ होती है जिसको हम लोग F1 मान लेते हैं, वो हमारे पास क्या आएगी, इसको F1 मान लो, वो हमारे पास कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर। और हमेशा याद रखना है, जब भी कॉन्वेक्स लेंस होगा तो पॉजिटिव लेंगे। वैल्यू पुट करो, 1/10 इज इक्वल टू 1/V1 माइनस 1 माइनस का 30 कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 1/V1 इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30। अब हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। जब एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 30। ठीक है, कितना आया, 30 आया। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आ जाएगा 2/30 काट देंगे, कितना आ जाएगा, 1/15। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो V1 आया है वो कितना आया है, 15 सेंटीमीटर आया है। इसका मतलब जो इमेज बन के तैयार हो रही है, जो स्क्रीन है पहले कितनी दूरी पे है, 15 सेंटीमीटर पे है। ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव साइन ये बता रहा है, देखो चाहे वस्तु की दूरी निकालनी हो, चाहे इमेज की दूरी निकालनी हो, उसको पोल से ही नापते हैं। तो ये 15 सेंटीमीटर आई है और हमारे पास ऐसे चलना होगा जब 15 सेंटीमीटर मिलेगा। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास ऐसे, लाइट ऐसे आ रही है और हमारे पास जो इमेज बन रही है वो भी इस तरफ बन रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। इस वजह से हमने इसको पॉजिटिव, ये निकल के भी आया। अब क्या हुआ है, दूसरा केस, दूसरे केस में ये हुआ है कि जो ये लेंस था, जो ये लेंस है, इस लेंस के कांटेक्ट में एक कॉनकेव लेंस रख दिया गया है। ये कहानी हो गई है। और इसकी जो मेन एक्सेस है वो वही है। इसका जो बहुत पतला है, इसकी मोटाई से हमें कोई मतलब नहीं है ना, इसका पोल ये मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो पहले रखा था वही जगह पोजीशन पे है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन सेम है जो पहले थी, U1 ही रहेगी। ठीक, इसकी पोजीशन सेम है, चेंज नहीं हुई है। ठीक है, अब इसके बाद जो इसकी इमेज बन रही है, जो पहले यहाँ पर बन रही थी, कितना था, ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर था पहले, जो V1 था वो कितना था, 15 सेंटीमीटर। अब वो शिफ्ट हो गया, ये स्क्रीन जो है, ये स्क्रीन हमारे पास शिफ्ट हो गई है और ये स्क्रीन यहाँ आ गई है, ये यहाँ पर पहुँच गई है। ठीक, ये स्क्रीन बन गई है और ये जो दूरी है, स्क्रीन जो है पहली पोजीशन से दूर होकर कितनी हो गई है, ये हमारे पास 45 सेंटीमीटर है। यहाँ पर 15 और 45, समझो बात को, ये मत सोचना कि ये छोटा गैप है, यहाँ पे जगह नहीं इस वजह से नहीं बना रहे, तो ये डिस्टेंस बढ़ चुकी है। पहले ये 15 सेंटीमीटर था, अब ये इस पोजीशन से, जो पहले पोजीशन थी जो ये थी, इससे शिफ्ट होकर 45 सेंटीमीटर दूर चली गई स्क्रीन, यहाँ पर कहीं इमेज बन के तैयार होगी। तो ये डिस्टेंस जो होगी टोटल, ये वाली इसके पोल से, जिसको V2 कहेंगे, ये कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंबाइंड लेंस का फार्मूला लगाना है। कंबाइंड लेंस के लिए हमें निकाल लेना होगा फोकल लेंथ, तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख लो, फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस, कंबाइंड लेंस। ठीक, इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1/f, कैपिटल F लिख देते हैं, इक्वल टू 1/U1 यही रहेगा, माइनस 1/V2, सॉरी यहाँ पर V2 हो जाएगा और ये U1 हो जाएगा। फार्मूला जो होता है उसके हिसाब से, ये फार्मूला होता है ना, डिस्टेंस नेगेटिव होती है। अब हमें देखना है कि V2 क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, U1 क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। फिर वही कहानी, ये हमारे पास पोल है लेंस का पोल ये है। अगर इसकी इमेज बनी है तो इसकी लाइट ऐसे कैसे, यहाँ पर ऐसे लाइट पड़ेगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, एक लाइट ऐसे जाएगी, यानी लाइट ऐसे आएगी और जो डिस्टेंस मेजर होगा वो ऐसे होगा। तो क्या होगा, जब ऐसे इधर जाए, एक दूसरे के अपोजिट है, डिस्टेंस हमेशा यहाँ से नापी जाएगी जहाँ पे लेंस रखा है, तो ये नेगेटिव होगा, लाइट ऐसे आ रही है, तो क्या हुआ, नेगेटिव। तो U1 कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। U1 जो आएगा माइनस का 30 आएगा और V2 कितना आएगा, 60। लाइट ऐसे जा रही है और जो डिस्टेंस मेजर करना है पोल से, ऐसे जाना है इस तरफ, तो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ये कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें रख दो वैल्यू।
1/F इज इक्वल टू 1/60 माइनस 1/, ये कितना है माइनस का 30, काट दोगे कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60, देख रहे हैं यहाँ पर 60 आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 60 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, कितना आ जाएगा 3/60 आ जाएगा, काट दो कितना आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, कैपिटल एफ जो आ गया वो आ गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों लेंस की जो कंबाइंड फोकस दूरी, हमने अभी कंबाइंड फोकस दूरी निकाली है जो कि निकली है 20 सेंटीमीटर। जब कंबाइंड फोकस दूरी हमारे पास 20 सेंटीमीटर निकली है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव वैल्यू निकली है। अगर ये पॉजिटिव निकली है तो कंबाइंड लेंस कैसे काम करेगा, कॉन्वेक्स लेंस के तरीके। इसका बिहेवियर क्या होगा, इसका नेचर जो होगा, नेचर ऑफ लेंस, नेचर, नेचुरल नहीं, नेचर ऑफ लेंस कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा फार्मूला है, कंबाइंड लेंस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, कंबाइंड लेंस ऊपर लिख दो, रिंग लाइट 3 है, कंबाइंड लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। F2 को हम मान लेंगे, जो ये हमारे पास ये लेंस यूज हुआ है इसकी जो फोकल लेंथ है वो F2 मान लेते हैं। ठीक है, कंबाइन कितनी आई है, कंबाइन हमारे पास 20 सेंटीमीटर आई है, ये भी निकाला है हमने। 1/F1, F1 कितना है 10 सेंटीमीटर है क्योंकि कॉन्वेक्स है, इस वजह से प्लस होगा, प्लस 1/F2 हमें पता नहीं है, तो 1/F2 निकालना है, 1/20 माइनस 1/10, एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 1/20 आ जाएगा, तो F2 जो आ जाएगा कितना आ जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब माइनस का 20 सेंटीमीटर ये बता रहा है कि ये हमारे पास कौन सा लेंस है, कॉनकेव, ऐसा लिखा भी है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास फोकल लेंथ है उसकी फोकस दूरी कितनी है, माइनस का 20 सेंटीमीटर है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक 5 नंबर में है सर, ये 2.5 नंबर में है, इसको देख लो, कहीं पर भी डाउट हो रहा हो तो पूछ लो। बाकी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, आपको हम व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है उसमें, या फिर व्हाट्सएप नंबर ले लो, इसमें क्वेश्चन भेज देना 8127191266, इसमें आप क्वेश्चन भेज देना, जितनी जल्दी होगा हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, इसको देख लो, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक, समझ में आ रहा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपना सपोर्ट दो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बाय। देखिए क्वेश्चन, क्लास 12 बोर्ड सीबीएसई, और पेपर कोड हमने लिख दिया है, पेपर कोड है 55/4। तो क्या करना है इसमें, इसमें हमें क्या करना है, जो टीचर है चाहता है इंटरफ्रेंस को समझाया जाए बच्चों को। ठीक है, यूज कर रहा है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो बीम है लेजर बीम, उसकी जो वेवलेंथ है वो 633 नैनोमीटर है, जो हॉल है वो काफ़ी बड़ा है, उसमें जो पर्दा या स्क्रीन है, जो वॉल है, वो हमारे पास एक्सपेरिमेंट जहाँ से हो रहा है, जो सिल्ट है उससे 5 मीटर की दूरी पे है। अब देखो क्या कहानी है, ये हमारे पास क्या है, एक होल ये है, एक होल ये है, सिल्ट है, इसको S1 कह दो, इसको S2 कह दो। ठीक है, ये बीच की दूरी है, और इसमें पूछा है कि हमें फाइंड करना है जो सिल्ट है उनके बीच की दूरी, सेपरेशन फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी स्मॉल डी की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है या वॉल है, ये जो है डी बराबर 5 मीटर की दूरी पे है, काफ़ी दूर पे है, यहाँ पास वॉल कह दो या फिर स्क्रीन कह दो, फिलहाल इसमें बोला गया वॉल तो वॉल कह सकते हो। ठीक,
यहाँ से इसके सेंट्रल मैक्सिमम चालू होता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, जो लेजर बीम है जिससे लाइट आ रही है उसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा जो है वो कितना है, 633 नैनोमीटर है। ये सब कुछ दिया हुआ है। जो फ्रिंज बन के तैयार हो रही है उसकी जो विड्थ है वो भी दी गई है, कितना है, 5 मिलीमीटर है। विड्थ बोले तो हमारे पास बीटा इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर, या फिर कह सकते हो 5 मिलीमीटर ही लिख लो। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है स्मॉल डी, ठीक है। फ्रिंज की विड्थ दे दी गई है 5 मिलीमीटर। लैम्डा हमारे पास फार्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू होता है एन लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। ये वाला फार्मूला यूज करना है और कुछ नहीं है। फ्रिज की विड्थ दी गई है, हम मान लेते हैं n बराबर 1। पहले फ्रिज की विड्थ तो सेम रहेगी ना, तो यहाँ पर n बराबर सॉरी सेम नहीं रहेगी, n के हिसाब से चेंज होती रहेगी। यहाँ पर n को हम 1 मान लेते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं। ये बीटा किस में है, mm में है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। ये किस में, नैनोमीटर में है, तो इसको भी बदल लो, 633 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 मीटर। सारी वैल्यू पुट करना है। यहाँ से स्मॉल डी निकालना है। स्मॉल डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई बीटा, ये विड्थ है, ठीक। तो यहाँ से निकालना है, तो डी इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 633 इंटू 10 की पावर माइनस का 9। डी कितना है, डी हमारे पास 5 दिया हुआ है, और बीटा कितना आया है, बीटा दिया हुआ है 5 मिलीमीटर, यानी 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। 5 से 5 कट जाएगा, ये पावर ऊपर पहुंचेगी, यह आ जाएगा 633 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। 3 पावर ये प्लस हो जाएंगी, कम कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये इसको हम लिख सकते हैं 633 माइक्रोमीटर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू 6.33 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 मीटर। जो भी ऑप्शन दिया हो, जो भी आंसर हो, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चाहे मीटर में लिखो, चाहे मिलीमीटर में लिखो, चाहे माइक्रोमीटर में लिखो। तो ये तो हमारे पहले पार्ट का आंसर हो गया, जैसा इसे पूछा था उसके हिसाब से हमने बता दिया, ठीक है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट मिनिमा फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा बताना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर हम पैटर्न स्टार्ट करते हैं, ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है, ये बढ़ता रहता है ना, फिर ऐसे बनता है, ये सेंट्रल मैक्सिमम आ गया। ऐसे बन के तैयार होता है। ये वाला जो है, ये क्या है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक, सेंट्रल मैक्सिमा है। ये जो है, ये हमारा फर्स्ट मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, मिनिमा, ठीक, फर्स्ट मिनिमा। इसके लिए जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ये होगा वाई एन इज इक्वल टू y1 कह दो, क्योंकि पहला पूछा गया है। y1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1, इसको n लिखते हैं अभी, फिर उसका चेंज कर देंगे, फार्मूला जो हमारे पास है। और यहाँ पे लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाई 2 स्मॉल डी, ये फार्मूला हमारा यूज होता है। अगर हमारे पास nth मिनिमा पूछ लेता है, यानी nth मिनिमा कौन सी है, 2n माइनस 1 लेमडा कैपिटल डी स्मॉल डी बाई 2, ठीक। इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसमें फर्स्ट मिनिमा के लिए, फॉर फर्स्ट मिनिमा, फॉर फर्स्ट मिनिमा,
उसके लिए क्या होगा, n बराबर 1 रख दो। तो यहाँ से y1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1/2, और यहाँ पर लेमडा कितना निकाला है, लेमडा दिया हुआ है 6.633 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 है। कैपिटल डी कितना है, ये 5 है, और स्मॉल डी कितना है, स्मॉल डी अभी हमने निकाला है 633 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। इसको सॉल्व करो तो यहाँ से y1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2, ये 5 आ जाएगा, ये पूरा इससे कट जाएगा, पावर कितनी बचेगी, 10 की पावर माइनस का 3 बचेगी। इसको इससे काट दोगे तो y1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। तो जो पहली मिनिमा आ गई वो हमारे पास आ गई, y1 इज इक्वल टू कह सकते हो 2.5 मिलीमीटर। तो चाहे मिलीमीटर में आंसर दो चाहे मीटर में दो, तो आंसर ये आ गया। फर्स्ट मिनिमा कहने का मतलब है कि जो हमारे पास डार्क फ्रिंज बनती है वो फर्स्ट मिनिमा होती है, ठीक है। डार्क फ्रिंज को मिनिमा कहते हैं, ब्राइट फ्रिंज को मैक्सिमा कहते हैं, ये भी याद रखना है। तो ये हमारे पास ये डार्क फ्रिंज के लिए फार्मूला होता है, और ये फर्स्ट मिनिमा है, डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो ये देख लो ये वाला जो फार्मूला यूज करते हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए, जैसा बोला गया उसके हिसाब से हमने सॉल्व कर दिया है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपको टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन भेजना है, जितनी जल्दी होगा हम उसको बता देंगे। टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप नंबर ले लो, उसमें भी आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हो। ये नंबर है 8127191266, इसमें आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। देखो समझ में आ रहा है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, यही आपका सपोर्ट है। बाकी तो हम अपना काम कर ही रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन, क्लास 12 बोर्ड सीबीएसई 2025 पेपर कोड मेंशन है और क्वेश्चन नंबर भी मेंशन है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या है कि हमें एक बीम है जिसकी वेवलेंथ दी जा रही है, बीम ऑफ लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 65 नैनोमीटर। उसको एक शील्ड से पास किया जाता है जिसकी विड्थ दी गई है 0.6 mm, ठीक है। डिफ्लेक्शन पैटर्न होता है और जो इमेज बन के तैयार होती है वो 60 सेंटीमीटर पे बनती है। अब फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा ऑन बोथ साइड। देखो क्या है कहानी ये हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास यंग के सिंगल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है। इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है, ये हमारे पास a होती है और इसको S1 कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो स्क्रीन लगी हुई है, ये स्क्रीन जो है कैपिटल D यानी 0.6 सेंटीमीटर की दूरी पे है, 0.6 मीटर की दूरी पे है। ये दिया गया है सेंटीमीटर में, तो हमने इसको मीटर में सीधे लिख लिया है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्क्रीन है, ठीक। अब इसके बाद क्या है, यहाँ से ये देख लो, ये हमारे पास S1 है, क्या है, S1, S बोले या S1 बोल दें सीधे, एक ही सिल्ट है तो S बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो है डिस्टेंस, ये कितनी है, ये हमारे पास A है, ये डिस्टेंस जो है वो A है, जो गैप है उनके बीच का वो A है। सुनो, ये लाइन अगर हम इससे पास करें तो इसकी सेंट्रल हो जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये पैटर्न बनता चला जाएगा, ठीक। ये कहानी बन के चली आएगी। तो जो पूछा ये गया है कि हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा ये है, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा ये है, ये जो है फर्स्ट मिनिमा है, मिनिमा, और ये भी फर्स्ट मिनिमा है, कैसे पता चला, जो सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर है वो पहली फर्स्ट मिनिमा है और ये नीचे है ये भी फर्स्ट मिनिमा है।
अब यही हमसे पूछा गया है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, इन दोनों की बीच की दूरी क्या है, ये वाली डिस्टेंस पूछी गई है। ये क्वेश्चन मार्क में लगा हुआ है, ये डिस्टेंस क्या है। ठीक है, पहले क्या करना है, पहले ये वाली निकाल लेना है एक, फिर ये निकाल लेना है। ये हमारे पास y1 अगर हो जाएगी, ये भी हमारे पास y1 होगी, लेकिन नीचे की तरफ होगी, तो माइनस कर दो, ये प्लस होगा माइनस होगा। इन दोनों को निकाल के दोनों का एडिशन कर दिया जाए तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, इनके बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक, कैसे करना है देखो अब जरा। हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, इसको थोड़ा हम अगर ऐसे बढ़ा दें, इसे मिला दें, जो इमेज बन के तैयार होती है वो ऐसे कुछ बन के तैयार होती है। ठीक है, फार्मूला होता है ए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है एन लेमडा, ठीक, एन लेमडा कैपिटल डी। एन लेमडा होता है, कैपिटल डी नहीं होता। यहाँ पर जो एन होता है वो हमारे पास 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा, और नीचे की तरफ आएगा -1 से लेके -इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये क्या होता है, ठीक समझ रहे हैं। यहाँ पर जो n है वो हमारे पास क्या है, n की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, और इंटीजर फॉर्म में है। इंटीजर का मतलब है, इंटीजर का मतलब है 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर माइनस में आ जाओगे तो इंटीजर है ये। चलो अब यहाँ से देखो, थीटा जो है हमारे पास बहुत छोटा है, थीटा जो है मिनिमम है। जब थीटा मिनिमम होता है, ये क्या है, साइन थीटा मिनिमम है। जब थीटा मिनिमम होता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा हट के थीटा एम हो जाता है। बात समझो, जब भी कहीं बोला जाता है कि थीटा मिनिमम है तो इसका मतलब होता है कि साइन थीटा जो है थीटा के बराबर हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं, साइन थीटा एम इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा एम, अप्रॉक्सीमेट है ये, थीटा एम के बराबर। यानी थीटा छोटा, जितना एंगल कम होगा ये सब एंगल आपस में बराबर होते चले जाएंगे मिनिमम के केस में, फॉर मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, अगर ये पैटर्न देखोगे तो यहाँ से हमारे पास ये थीटा बनता है, यहाँ पर ये अगर ऐसे हम बना ले इसमें तो ये थीटा बनता है, ठीक, और यहाँ पर y1 है ही है, तो यहाँ पर हमारे पास tan थीटा निकल आता है, tan थीटा एम, या फिर थीटा एम इज इक्वल टू हमारे पास निकल के चला आता है y डिवाइड बाई, ये डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल डी है, ठीक। तो यहाँ से इसको, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दोगे तो यहाँ ए वाई कैपिटल डी, ये फार्मूला याद होना चाहिए, बाकी हम निकाल के आपको बता दिए कैसे निकला है, ठीक है। यहाँ पर आपको सीधे ये फार्मूला याद रखना था, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा एन लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल ए। ये वाला फार्मूला हमें याद रखना था, वाई एन कर दो, यहाँ से क्या कर दो, वाई एन कर दो, जो पोजीशन है, nth पोजीशन की बात हो रही है, तो ये फार्मूला हमें याद रखना था। ये फार्मूला हमने बताया कैसे निकला, अगर नहीं निकालना समझ में आया तो बस ये याद रखना है कि ये कहानी लगेगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो n बराबर कितना है, n बराबर हमारे पास पहले की केस हो रही थी +1 और -1, इन्हीं दोनों को ले लो, क्योंकि जब +1 ऊपर जाएंगे तो ये पाएंगे, +1 -1 नीचे आएंगे तो ये पाएंगे, इन्हीं दोनों के बीच की दूरी है। तो यहाँ से y1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n हमारा 1 रहेगा, लेमडा की वैल्यू दी गई है, वेवलेंथ दी गई है कितनी, ये है वेवलेंथ, लेमडा इज इक्वल टू दिया गया है 65 नैनोमीटर, या फिर इसको कह सकते हैं 65 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, तो रख दो 65 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक। और क्या है, कैपिटल डी हमारे पास दिया हुआ है ये 0.6, फिर उसके बाद क्या है, ए की वैल्यू दी गई है कितनी है, जो ए है वो हमारे पास दिया गया है, ये जो ए है ये डिस्टेंस जो है दी गई है कितना है
0.6 mm, ये जो दिया गया है वो दिया है 0.6 mm। तो इसको मीटर में लिखोगे तो 6 × 10⁻⁴ मीटर। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 × 10⁻⁴। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, 0.1 बचेगा और यहाँ पर पावर ऊपर चली जाएगी तो y1 जितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा तो 6 5 आ जाएगा और पावर कम हो जाएंगी, 10⁻⁵ आ जाएगा, 4 कम हो जाएगी ना मीटर। अब y1 माइनस भी इतना ही होगा क्योंकि n बराबर 1 रखना होगा। ठीक, n बराबर जब -1 रखोगे तो यहाँ पर -1 × 6 × 5 × 10⁻⁹, ये 0.6, ये कितना आ जाएगा 6 × 10⁻⁴। माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि ये नीचे की तरफ है, बस और कुछ नहीं है। इसको काटोगे यहाँ पर 0.1 बचेगा, फिर इससे ये कट जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो -1 = कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 65 × 10⁻⁵ मीटर। ये माइनस, केवल जो माइनस चिन्ह है हमारे पास ये बता रहा है कि जो ये मिनिमा है वो नीचे की तरफ है, ये वाला है, सेंटर से नीचे की तरफ है, और प्लस बता रहा है कि ऊपर वाला है, ये दोनों जो है ना। अब बीच की दूरी निकालो, y = y1 माइनस प्लस करना है -y1। ठीक है, ये बात समझो। यहाँ पर ये इनके बीच की दूरी निकालना है तो क्या करना होगा, ये y1 लिखना होगा, y1 जो माइनस का है इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा, तभी तो बीच की दूरी निकलेगी, है ना। तो यहाँ से लिख लो, मैग्नीट्यूड ले लो इसका, ठीक। तो यहाँ से y = कितना आ जाएगा, 65 + 65, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ और 10⁻⁵ बाहर है, सबसे कॉमन है ना, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 130 × 10⁻⁵, जो कि आ जाएगा 13 × 10⁻⁴, जो कि आ जाएगा 1.3 × 10⁻�3 मीटर, या फिर हम कह सकते हैं y = आ जाएगा 1.3 mm। तो ये फाइनल आंसर है। देखो, माइनस चिन्ह केवल ये बता रहा है कि जब वैल्यू माइनस आई है इसका मतलब ये सेंट्रल मैक्सिमा से नीचे है, और पॉजिटिव ये बता रहा है कि ये ऊपर है। तो हमें क्या करना है, जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना होगा, दोनों का एडिशन करना होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड लेना होगा। ठीक, ये तरीका होता है। तो इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो, इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, जब लिखोगे तो मैग्नीट्यूड लिखोगे, ये माइनस बस ये बता रहा है कि हम नीचे की तरफ हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब अगर कोई क्वेश्चन और नहीं आता है तो टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप उसमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, जितनी जल्दी होगा हम उसको सॉल्व करा देंगे। ठीक, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन, CBSE बोर्ड क्लास 12 पेपर कोड दिया हुआ है और 2025 का पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में बी पार्ट है, बी का भी सेकंड पार्ट है। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास x एक एलिमेंट है, ठीक, जिसको कनेक्ट किया गया है, एक AC सोर्स है, AC सोर्स जो है जिसका EMF दिया गया है, AC सोर्स है उसका EMF ये दिया गया है, इतना EMF है। अब इसके बाद क्या है, ये पाया जाता है कि हमारे पास जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है करंट को, कितना, π/2। यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, दूसरे केस में एलिमेंट x को रिप्लेस कर दिया गया है y से। अब इसका वोल्टेज लेग्स कर रहा है करंट से, कितना, π/2। तो आपको पहले केस में ये बताना है कि x और y क्या है और इनका फेजर डायग्राम बनाना है। दूसरा, x और y को अगर हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और रेजोनेंस की कंडीशन आ रही है तो उस समय फ्रीक्वेंसी क्या होगी और इम्पीडेंस क्या होगा, दोनों वैल्यू बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है।
पहले केस में जो दिया हुआ है, केस फर्स्ट, इसमें क्या है, वोल्टेज जो है, वोल्टेज लीड कर रहा है, लीड्स, कितना लीड्स कर रहा है, ये लिखा हुआ है, वोल्टेज लीड्स द करंट पाई बाई टू। पाई बाई टू का मतलब है 90 डिग्री। पाई बाई टू हमारा रेडियन में होता है, ये रेडियन में होता है, और वैसे 90 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं ये एक्स है, ये एसी सोर्स से कनेक्ट है, एसी सोर्स का जो वोल्टेज है V इक्वल टू है V नॉट साइन 2 पाई म्यू और टी। ठीक, ये हमारे पास वोल्टेज है, ये हमारा x है। अब x को हमने इंडक्टेंस क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये पता चल गया, जब हमारे पास इंडक्टिव होता है या इंडक्टेंस होता है, उस समय हमारे पास जो वोल्टेज होता है वो करंट को लीड करता है। बात समझो, जब हमारे पास इंडक्टेंस यहाँ पे होता है, उस केस में वोल्टेज करंट को लीड करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास इंडक्टेंस है, इस वजह से हमने ये जो सिंबल बनाया है इंडक्टेंस का बनाया है। यहाँ पर हम रेजिस्टेंस भी लगा सकते थे, कैपेसिटर भी लगा सकते थे, लेकिन हमने क्या लगाया, इंडक्टेंस लगाया। ये क्या है, इंडक्टिव एलिमेंट, क्या है, इंडक्टिव एलिमेंट है। ये कैसे पता चला, ये हमें ऐसे पता चला, जब वोल्टेज हमारे पास करंट को 90 डिग्री लीड्स कर रहा है, उस समय यहाँ पर जो भी लगा होता है एलिमेंट, वो इंडक्टेंस होता है। ठीक है, ये इंडक्टेंस है। अब इसका फेजर डायग्राम भी बना देते हैं। यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज है, और यहाँ पर क्या होता है, करंट होता है, और ये हमारे पास क्या है, जब 90 डिग्री लीड्स करता है, ये क्या है, 90 डिग्री लीड्स कर रहा है, तो उस समय हमारे पास ये 90 डिग्री लीड्स हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारे पास जो लगा हुआ है वो क्या होगा, ये वाला वोल्टेज होगा हमारे पास VL होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आनी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब हमारे पास करंट को वोल्टेज 90 डिग्री लीड्स करता है, उस समय इंडक्टेंस लगा होता है, ये जो वोल्टेज होता है वो इंडक्टिव वोल्टेज होता है, इंडक्टेंस वोल्टेज होता है, और करंट हमारे पास ये है 90 डिग्री ऊपर जा रहा है, फेज कर रहा है ना। तो फेजर डायग्राम में फाई जो आ जाएगा, ये फाई आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक, तो एक केस हो गया कि वो जो एक्स एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, इंडक्टिव है या इंडक्टेंस है। ठीक है, इंडक्टिव एलिमेंट है पहले केस में। केस सेकंड, केस सेकंड, फिर क्या है, इस बार x को रिप्लेस कर दिया गया है और x की जगह y लगाया गया है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, जो करंट है, जब सॉरी यहाँ पे नहीं, x को रिप्लेस किया गया है किसके द्वारा, y के द्वारा। अब वोल्टेज क्या है, लैग्स कर रहा है, वोल्टेज लैग्स कर रहा है बिहाइंड द करंट, कितना, पाई बाई टू। तो केस सेकंड बताएंगे, वोल्टेज लैग्स द करंट पाई बाई टू, ये रेडियन में होता है, या फिर हम 90 डिग्री कह सकते हो। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास ये होता है कैपेसिटर, क्या होता है, कैपेसिटर होता है। यहाँ पर हमारे पास एसी सोर्स V इक्वल टू है V नॉट साइन 2 पाई म्यू और टी, ये म्यू है, ये पाई है। यहाँ पर हमारे पास जो y लगा हुआ है, y क्या है, कैपेसिटिव है, कैपे एलिमेंट, ये कैपेसिटिव एलिमेंट है यानी कैपेसिटर है। ठीक, समझ में आ गया। ये कैसे पता चला, क्योंकि हमारे पास जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री बिहाइंड है, लेग्स कर रहा है। इसके लिए फेजर डायग्राम जो होगा, ये हमारे पास करंट हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, VC हो जाएगा, उसमें जो वोल्टेज होगा वो किसका होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज होगा। ठीक, ये 90 डिग्री बिहाइंड हो जाएगा। ऐसे फेजर डायग्राम बनेगा, एक डायग्राम ये बना देना, एक ये बना देना, और ये लगा देना।
ये कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पर इंडक्टिव लगा है, उससे हमें ये पता चला जब हमारे पास वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है, कितना एंगल π/2। फिर उसका यहाँ कैसे पता चला कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ ऐसे पता चला कि जब हमारे पास वोल्टेज जो है वो करंट से पीछे है, लेग्स कर रहा है π/2। तो ये दो केस होते हैं। तो ये कैपेसिटर है। तो पहले केस का आंसर क्या हो गया हमारे पास, पहले पार्ट का आंसर हो गया हमारे पास x जो है इंडक्टर है एंड y जो है वो कैपेसिटर है, कैपेसिटर। ठीक, दोनों एलिमेंट हमें पता चल गए। अब सेकेंड पार्ट, इनको x और y को हमने क्या है, सेकेंड पार्ट में इसने बोला है x y को कनेक्ट करना है सीरीज में। तो यहां पर हमने x और ये y इनको कनेक्ट करना है सीरीज में। यहाँ पर जो वोल्टेज वही है v = v0 sin 2π म्यू और t। यहाँ पर हमारे पास y एलिमेंट है, यहाँ पर x एलिमेंट है। ठीक है, और इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, रेजोनेंस अगर होता है तो उस केस में हमारे पास XL बराबर होता है XC के। यहाँ पर ये याद रखना है, ये C जो है वो Y है और जो XL है वो X है। रेजोनेंस की कंडीशन होता है। और XL क्या होता है, XL होता है हमारे पास ओमेगा और L होता है। ठीक, = यहाँ पर आ गया 1/ओमेगा और C हो जाएगा। यहाँ से ओमेगा निकाल लो, रेजोनेंस की कंडीशन में XL बराबर XC हो जाता है ना, तो उस केस में XL बराबर ओमेगा L, XC बराबर 1/ओमेगा C होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा निकाल लोगे तो ओमेगा = आ जाएगा 1/√, के अंदर ये 2 ओमेगा है ना, इसे यहाँ भी एक बार देख लो, ओमेगा स्क्वायर = आ जाएगा 1/LC। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब ओमेगा की वैल्यू होती है 2π म्यू और t, t नहीं 2π म्यू है, ये f कह दो या म्यू कह दो, फ्रिक्वेंसी है इसमें। यहाँ पर म्यू दिया हुआ है इस वजह से म्यू या f लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर √ के अंदर आ जाएगा LC। अब क्या करना है, अब हमारे पास f = आ जाएगा 1/2π √ के अंदर LC। ये तो फ्रिक्वेंसी आ गई। अब हमें L और C की वैल्यू पुट कर देना है। तो f = हमारे पास आ जाएगा 1/2π और √ के अंदर आ जाएगा L बराबर क्या है, x है, और C बराबर क्या है, y है। तो ये हमारे पास आ गया एक आंसर। सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट में 2 पार्ट पूछे हैं। पहला पार्ट पूछा था हमारे पास क्या है, f = की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रिक्वेंसी होगी 1/2π √ के अंदर xy। अब इसके बाद इसने पूछा है कि इम्पीडेंस क्या होगा। इम्पीडेंस का फार्मूला क्या होता है, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखो, इम्पीडेंस का फार्मूला जो हमारे पास होता है, इम्पीडेंस जिसको Z से लिखते हैं, और Z = होता है हमारे पास √ के अंदर R² + XL - XC का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। यहाँ पर R दिया नहीं है, R क्या है, 0 है, XL जो है वो XC के बराबर है, इसलिए Z = क्या आएगा, 0 + XL - XC का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये भी 0 हो जाएगा, XL की जगह XC की जगह XL लिख दो, दोनों 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से Z = आ जाएगा हमारे पास 0। तो रेजोनेंस की कंडीशन में, इन केस ऑफ रेजोनेंट, यहाँ पर लिख दो रेजोनेंस। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो हमें एक्स वाई के विषय में बताना था, क्या है वो हमने बताया। फिर उसके बाद इन दोनों के सीरीज में कनेक्ट किया। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद जो कंडीशन थी रेजोनेंस की, उसको लगाया। उसको लगाने से फ्रिक्वेंसी का फार्मूला ड्राइव हुआ 1/2π√xy। फिर उसके बाद इसने बोला था इम्पीडेंस वैल्यू क्या होगी, तो हम बताएंगे इम्पीडेंस का फार्मूला ये होता है,
इसमें आर भी कनेक्ट होता है। फिलहाल के लिए हमारे पास यहाँ पर एक्स और वाई है, सॉरी एक्सएल और एक्ससी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस 0 है। और रेजोनेंस का केस होता है तो एक्सएल बराबर एक्ससी होता है। इस केस में ये वैल्यू पुट किया तो यहाँ पर ये 0 हो गया, तो इम्पिडेंस जो आया मेरे पास 0 आ गया। इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछो। बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता फिजिक्स और मैथ में, ठीक है, तो आपको हम टेलीग्राम का ग्रुप भी दिए हुए हैं, बाकी व्हाट्सएप पर नंबर दे रहे हैं, आप उसमें क्वेश्चन भेज देना, जितनी जल्दी होगा हम आपको बता देंगे। नंबर क्या है 8127191266। बाकी आप अगर प्लेलिस्ट देखेंगे तो 2020 से 2024 तक के सारे सेट करा दिए हैं। इसके अलावा 2025 के 2-3 सेट हो चुके हैं, ये सॉरी 2 सेट हो चुके हैं, तीसरा सेट ये चल रहा है। इसको देख लो, समझ लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 33 का फर्स्ट और फर्स्ट 3 का ए का सेकंड पार्ट है। पेपर कोड लिखा हुआ है, ठीक है, क्लास 12 है, फिजिक्स 2025 का पेपर है। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि हमारे पास 3 पॉइंट चार्ज है, एक -2, -1 और +5, ये सब नैनो कूलाम में है, ठीक है। इनको एक ट्रायंगल में रखा जाता है ABC, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इनके शीर्ष पे रखा जाता है, वर्टिसेस मतलब होता है शीर्ष पे। फिर उसके बाद जो उसकी साइज है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो उसकी डायमेंशन है वो है 0.2 मीटर। फाइंड करना है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। कब वर्क डन हमें फाइंड करना है, जब हमने चार्ज को क्या किया है, ए से A1 पहुंचा दिया है, B से B1 पहुंचा दिया है और C से C1 पहुंचा दिया है। ये भी बताया जा रहा है कि A1, B1 और C1 जो है वो मिड पॉइंट है साइड AB, BC और CA के। बात समझो जरा, डायग्राम पे देख लो जरा। ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक। इसकी सारी डायमेंशन सेम है। ये हमारे पास A है, ये B है और ये C है। A पर जो है कितना है, -2 नैनो कूलाम है। नैनो कूलाम को कूलाम में चेंज करोगे 2 × 10⁻⁹ कूलाम है। B पे कितना है, -1 नैनो कूलाम, या फिर इसको कह सकते हो -1 × 10⁻⁹ कूलाम। C पे कितना है, C पे जो है हमारे पास, C पे जो चार्ज है वो है +5 नैनो कूलाम बोले, या फिर 5 × 10⁻⁹ कूलाम, ठीक। ये तो पहली पोजीशन था, ठीक। इसके बाद क्या हुआ है, हमने इन पॉइंट को, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन कितनी है, डायमेंशन जो है वो 0.2 मीटर है। और ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो सारी डायमेंशन बराबर होती है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें ये जो चार्ज है 0.2 वाला, इसको A1 से लेके कहाँ आना है, यहाँ पर आना है। जैसा इसने बोला है कि जो A1 पॉइंट है हमारा AB का मिड पॉइंट है, तो ये हमारे पास क्या है A1। इस चार्ज को हम यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। फिर उसका जो BC का पॉइंट है वो क्या है, B1 है। ये दूसरा पॉइंट हमारे पास BC जो कि B1 है। फिर उसका C1 जो है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है, C1 है। मिड पॉइंट का मतलब है जो डायमेंशन पहले 0.2 मीटर थी, अब वो क्या हो गई है, ये हमारे पास 0.1 हो गई, 0.1 हो गई, 0.1 हो गई, 0.1 और 0.1, ये 0.1, यानी डायमेंशन हमारे पास आधी हो गई है, जो पहले थी उसका आधी हो गई है। तो एक नया ट्रायंगल बनके तैयार हो जाएगा। ट्रायंगल क्या बन गया, ट्रायंगल हमारे पास ऐसे बन गया। ये जो काम हमने किया है, ये जो काम हमने किया है कि इन पॉइंट को शिफ्ट करके यहाँ पे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे लाए हैं, इस पे किया गया कार्य हमें बताना है, वर्क डन बताना है। तो कैसे बताओगे, इस कंडीशन में जो वर्क डन होता है, वर्क डन वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब क्या कह सकते हो कि W = क्या हो जाएगा, पहले क्या फाइनल एनर्जी क्या थी, U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल
UF का मतलब है कि फाइनल में, यानी पहले एनर्जी निकाल लेना है और बाद में एनर्जी निकाल लेना है, फिर उसका U फाइनल माइनस U इनिशियल कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब एनर्जी कैसे निकलेगी? एनर्जी निकालने के लिए अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज दिए होते हैं, 2 पॉइंट चार्ज हमारे पास, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये हमारे पास Q1 है, ये हमारे पास Q2 है, इनकी बीच की दूरी क्या है? R है। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है 1/4πε0 और ये होता है Q1 Q2 डिवाइड बाई रेडियस। रेडियस का यहाँ रेडियस नहीं है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, और यहाँ पर K को हम लिख देंगे Q1 Q2 डिवाइड बाई R। K क्या है? K हमारे पास एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 4πε0 और इसकी जो प्रॉपर वैल्यू निकलती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये वैल्यू होती है, इसका यूज करना है। ठीक है, इसका मतलब अगर 2 पॉइंट चार्ज दिए हैं, उनमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला ये है। अब यहाँ पर पहले केस में क्या है? फर्स्ट केस फर्स्ट में U इनिशियल निकलेगी। U इनिशियल कैसे निकलेगी? एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, अभी ये बीच वाला नहीं मानना है, एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, इनके कॉम्बिनेशन से एक एनर्जी मिली, एक ये, इनके कॉम्बिनेशन से एक मिली, एक ये और एक ये, इनके कॉम्बिनेशन से एनर्जी मिली, यानी पहले 3 पोटेंशियल एनर्जी मिलेंगी। कौन कौन से मिलेगी? UAB प्लस UBC प्लस UCA। कैसे मिलेगी? यहाँ पर देखो, K पहला चार्ज क्या है? ये है मेरा, जो जैसे ऐसे लिख देंगे -2 नैनो कूलम है इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक। फिर दूसरा क्या है? AB चार्ज में ये क्या है? -1, ये भी -1 इंटू 10⁻⁹। ठीक। और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई दोनों के बीच के डिस्टेंस, पहले क्या है? 0.2 है। ठीक है, चलो सेम ऐसे ही इसमें भी होगा। तो यहाँ पर क्या है? प्लस K तो रहेगा बाहर, BC में चार्ज कितना पहले? -1 इंटू 10⁻⁹। फिर उसके बाद BC के बाद ये CA, ये कितना है? 5 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, और डिवाइड क्या होगा? डिवाइड वही होगा 0.2। फिर उसके बाद क्या है? यहाँ पर देखो, इधर देख लो, प्लस यहाँ पे कितना आएगा? CA के 5 इंटू 10⁻⁹। फिर क्या है? ये है -2 इंटू 10⁻⁹। और डिवाइड किससे करोगे? 0.2 से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास UI का मतलब है क्या क्या कॉमन आ सकता है? K कॉमन आ जाएगा, नीचे का 0.2 कॉमन आ जाएगा, और ऊपर जो पावर है कितनी है? 18, 10⁻⁻18 कॉमन आ जाएगा सबसे। अंदर क्या बचेगा? अंदर हमारे पास ये माइनस दोनों का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का है, प्लस का 5 बचेगा, सॉरी माइनस का 5 बचेगा। फिर उसके बाद ये और ये माइनस का 10 बचेगा। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? K की वैल्यू पुट कर दोगे, ये वाली K की जो वैल्यू है, तो 9 इंटू 10⁹। यहाँ पर कितना है? 10⁻⁻18। यहाँ पर 15 से 2 जाएगा, माइनस का 13। और डिवाइड किससे है? डिवाइड हमारे पास 0.2 से है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। U इनिशियल इज इक्वल टू क्या हुआ है? इसको काट देते हैं, ये बचेगा 0.4, पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर पावर कितनी बचेगी? इसको मल्टीप्लाई कर दो, 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52, 52 और 6 58। एक के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट पहले से था। ठीक, सॉरी ये तो 10 हो जाएगा ऊपर जाके, यहाँ पर ये आ गया, एक पॉइंट लगा दो, 18 बचेगा एक पावर और कम हो जाएगी, 10⁸ बचेगा माइनस का। फिर उसके बाद इसको हम कह सकते हैं 5.85 इंटू 10⁻⁻⁷।
माइनस का 7 जूल। तो यू इनिशियल कितना आ गई, यू इनिशियल हमारे पास आ गया 5.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 जूल आ गई। ठीक, माइनस का 1। ये समझ में आ गया इतना। अब देखो सेकंड केस में फार्मूला तो हमारे पास यही रहेगा। सेकंड केस में क्या हुआ है, केस सेकंड, जब हमने मिड पॉइंट में इनको ले आए हैं, पॉइंट को मिड पॉइंट पहुंचा दिए हैं। केस सेकंड, इसमें यू फाइनल कैसे निकलेगी, यू फाइनल निकालने के लिए यू A1 B1 यू B1 C1 और प्लस यू C1 यू A1 B1 C1 अब C1 A1 ठीक, ये निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये याद रखना है कि हमारे पास जो डिस्टेंस हो गई है वो आधी हो गई है। क्या हो गई है, आधी। पहले कितनी थी 0.2, अब आधी हो गई है। तो बाकी सब तो सेम रहेगा, सब सेम रहेगा। यहाँ पर जो एनर्जी का हमारे पास निकल के आएगा वो क्या आएगा, K कॉमन रहेगा, 0.1 कॉमन रहेगा, ठीक है। और अंदर क्या रहेगा, जब निकालोगे कॉम्बिनेशन बना के तो यही निकलने वाला, इसी का सोल्यूशन है ये। तो यहाँ पर क्या बचेगा, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 10 की पावर माइनस का 18 भी कॉमन आएगा। इसको लिख देते हैं, नहीं तो कहोगे कहाँ से आ गया हवा में। देखो इसको और इसको ले लो, B1 इसमें चार्ज का है, ये वाला चार्ज है, ये चार्ज शिफ्ट होके आया है माइनस का 2 नैनो कूलाम। यहाँ पर कितना शिफ्ट हुआ है, माइनस का 1 नैनो कूलाम, यहाँ पर 5 नैनो कूलाम। तो ले लेते हैं, क्या है K, ये क्या है माइनस का 2 नैनो कूलाम। अभी नैनो कूलाम में लिखते हैं, या फिर लिख दो 10 की पावर माइनस का 9, ये कितना है माइनस का 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 9, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 0.2, ठीक है। फिर उसके बाद सेम यही K, अब क्या है माइनस का 1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 9 माइनस का डिवाइड क्या आ जाएगा 0.1, ये 0.2 नहीं आएगा 0.1 आएगा, क्योंकि डिस्टेंस आधी हो चुकी है, ठीक। फिर उसके बाद के, अब क्या आएगा ये और ये, यानी 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 इंटू माइनस का 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 9, डिवाइड किससे करोगे 0.1 से करोगे, ठीक है। सॉल्व करो तो यहाँ से k डिवाइड बाई 0.1, और क्या कॉमन आएगा 10 की पावर माइनस का 18, ठीक है। अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 5 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 10 बचेगा। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, k की वैल्यू रख दो 9 इंटू 10 की पावर 9, ये कितना है 10 की पावर माइनस का 18 है, नीचे क्या है 0.1 है, और ऊपर बचेगा माइनस का 13। तो यहाँ से जो हमारे पास निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 13 नौया कितना होता है 117, 13 नौया 117, हाँ ठीक है 117, और पॉइंट जो है हमारे पास 10 की पावर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास है 18, बचेंगे यहाँ पे 9, एक और कम हो जाएगा तो बचेगा 8, माइनस का 8। फिर इसको कर सकते हो 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 जूल। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, U फाइनल आ गई है। अब हमारे पास वर्क डन क्या है, वर्क डन W इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल, ये याद रखना माइनस आया है, ये माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, कैसे ये माइनस चल रहा ना, ये माइनस था तो ये माइनस आया है। U W इज इक्वल टू U फाइनल कितना है, U फाइनल हमारे पास है 11.7 और इंटू 10 की पावर माइनस का 7, U इनिशियल कितना था माइनस 5.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 7,
तो यहाँ से कितना बचेगा, ये प्लस हो जाएगा और 11.7 माइनस 5.85 पॉइंट का इंटू 10 की पावर माइनस का 7, ये माइनस आगे है, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस ये प्लस कर देगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे W इज इक्वल टू आ जाएगा 5.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 जूल। यानी हमारे पास जब हमने शिफ्ट कर दिए हैं चार्ज को, तो उस समय जो वर्क डन किया गया है 5.8 इंटू 10 की पावर 5.85 इंटू 10 की पावर माइनस 7 जूल। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट ये लगना है कि पहली बार जो हमारे पास ट्रायंगल बना, इस कॉम्बिनेशन में एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी, उसके लिए जो फार्मूला होता है उसका यूज किया। फिर उसके बाद जब हमने इस चार्ज को यहाँ पहुँचाया, ये वाला चार्ज जो है इसको यहाँ पहुँचाया और इसको यहाँ पहुँचाया, उसके बाद एक ट्रायंगल फिर बन गया। ठीक है, उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, उसकी भी डायमेंशन आधी आधी हो जाएगी। फिर उसके बाद किया गया वर्क डन हमें निकालना है। ठीक, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, या फिर इसको ये डिस्टेंस है ये 0.1, ठीक है, तो ये जब निकालोगे तो ये भी 0.1 निकलेगी। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड क्लास 12 पेपर कोड भी मेंशन है और 2025 का पेपर है। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास डायग्राम में एक S बल्ब है, एक P है, एक Q है। कंडीशन ये है कि ये तीनों आइडेंटिकल बल्ब है। आइडेंटिकल का मतलब है इनके अंदर जो फिलामेंट लगा है या रेजिस्टेंस है वो सबका सेम है। ठीक है, कहीं पर भी लिखा है कि बल्ब जो है आइडेंटिकल है, इसका मतलब होगा कि इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो सब बराबर होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो मान लेते हैं, लेट रेजिस्टेंस सॉरी क्या है, कैपिटल R है। इन तीनों का 1 2 3, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस R हो जाएगा, यहाँ पर भी R हो जाएगा और यहाँ पर भी R हो जाएगा। ठीक है, अब पहला केस पूछा जा रहा है कि कंपेयर करना है हमको ब्राइटनेस का मतलब है कि जितना पावर इसमें जाएगा, जितनी पावर सप्लाई जाएगी उतनी तेज बल्ब जलेगा, है ना। सारा खेल है पावर का। तो यहाँ पर जितनी पावर मिलेगी वो बतानी है, लेकिन कंडीशन क्या है कि P Q की कंपेयर करना है, P और Q की बल्ब की जो ब्राइटनेस है उसकी कंपेयर करना है S बल्ब के साथ। कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास की लगी हुई है, ये की है, ये क्या है, क्लोज है, यानी ये बंद हो जा रही है। उस कंडीशन में हमें बताना है कि इन दोनों में जो ब्राइटनेस है उसका इसके साथ क्या संबंध है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा केस है, हमें ब्राइटनेस कंपेयर करनी है S और Q की। S ये है, सॉरी S ये है, Q ये है, इन दोनों की ब्राइटनेस कंपेयर करना है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो की है ओपन है, यानी दूसरे केस में की हमारे पास ओपन रहेगी। चलो कैसे करोगे, केस फर्स्ट में क्या है कि हमारे पास की जो है की के क्लोज है, क्या है, क्लोज्ड है। इसमें क्या होगा, जब क्लोज होगी तो यहाँ पर देखो, ये तो रेजिस्टेंस हमारे पास जो इसका है R है, बल्ब जो है वो S है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड केस में आप जो है हमारे पास, पहले केस के कर लो। यहाँ पर बल्ब क्या है, ये हमारे पास P बल्ब है और रेजिस्टेंस कैपिटल R रहेगा। यहाँ पर जो है, ठीक है, ये हमारे पास S बल्ब है, सॉरी Q है, रेजिस्टेंस कैपिटल R है। ये जो की है, की इस बार क्लोज है, के जो था क्लोज है। ठीक, ये सर्किट पूरा बन चुका है मेरे पास। फिर उसके बाद यहाँ पर बैटरी लगी है, ये प्लस है, ये माइनस है। अब यहाँ से सप्लाई हमारे पास I पावर जाती है, बैटरी से हमारे पास I पावर पहुंची यहाँ पे। यहाँ I पावर पहुंचाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इसका और इसका रेजिस्टेंस सेम है, किसका, P और Q का रेजिस्टेंस सेम है। जब रेजिस्टेंस सेम होता है तो जो पावर सप्लाई हो रही है, आधी पावर यहाँ जाएगी, आधी पावर यहाँ जाएगी।
बात समझे, आधी पावर यहाँ जाएगी, आधी यहाँ जाएगी। तो यहाँ पर जो करंट जाएगी वो कितनी हो जाएगी, I/2 हो जाएगी, और यहाँ पर जो जाएगी वो भी I/2 हो जाएगी पावर, यानी सॉरी करंट, और यहाँ से हमारे पास I निकल के आएगी। अब हमारे पास पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, करंट का स्क्वायर, रेजिस्टेंस और टाइम। अगर T समय पे देखा जाए तो हमारे पास पावर का फार्मूला ये आता है, T समय में अगर पावर की बात की जाती है तो करंट जो भी सप्लाई हो रही है उसकी धारा, जहाँ पर सप्लाई हो रही है उसका रेजिस्टेंस, कितने समय के लिए सप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास क्या आता है, पावर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर S के लिए पावर निकालेंगे, PS इज इक्वल टू, यहाँ पर करंट कितनी है, ये करंट हमारे पास I है, तो यहाँ पर कितनी है, I का स्क्वायर, रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल R है, और समय क्या है, T है। तो ये तो हमारे पास हो गया पहला इक्वेशन। अब यहाँ पर पावर दोनों में सेम होगी, ठीक है, और किसी एक की निकाल लेते हैं, या फिर पावर निकाल लेते हैं, P का मतलब है इसका इज इक्वल टू पावर P Q इज इक्वल टू क्या आएगी, यहाँ पर करंट कितनी है, करंट आधी हो गई है, I/2 का होल स्क्वायर, रेजिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है। ठीक, यहाँ से हमने ये रिलेशन निकाली। अब इसको क्या है, सॉल्व करो। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, I² कैपिटल R स्मॉल t और डिवाइड में आ जाएगा 4, क्या आ गया। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 से इक्वेशन फर्स्ट, इससे क्या करोगे, I² RT की जगह क्या लिख सकते हो, PS लिख सकते हो। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, PP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, PS डिवाइड बाई 4, PS डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो PS पावर है वो क्या है, 4 टाइम्स है पावर ऑफ P इज इक्वल टू पावर ऑफ Q। पावर क्यों निकाली जाएगी, जितनी पावर जाएगी वही उसकी ब्राइटनेस होती है ना। तो इनमें रिलेशन आ गई, यही हमसे पूछा गया था कि कंपेयर करना है P और Q की पावर का S बल्ब के साथ। तो S बल्ब की जो पावर है वो जो P और Q में पावर हो रही है सप्लाई, उसका 4 टाइम्स है। एक आंसर हो गया। ठीक, दूसरा आंसर देखो, केस सेकेंड। उस केस में क्या है, केस सेकेंड में हमारे पास ब्राइटनेस तो फाइंड करना है, लेकिन की जो है ओपन है, की के ओपन, जब ये ओपन है तब क्या होगा, उस समय हमारे पास यहाँ पर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो डायग्राम बन जाएगा वैसे बन जाएगा, ये S है, यहाँ का रेजिस्टेंस R है, ये Q है, रेजिस्टेंस R है, ठीक है, और ये हमारे पास ऐसा डायग्राम बन जाएगा, ये माइनस ये प्लस। अब यहाँ पर ये ओपन है, जब ओपन है तो यहाँ से हमारे पास कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। जब करंट फ्लो नहीं होगी तो यहाँ पर कोई भी बल्ब लगा लें वो जलेगा ही नहीं। ये हमारे पास P है और ये R है, यहाँ से कोई भी सप्लाई नहीं जाएगी, पूरी करंट जो सप्लाई हो रही है I वो यहाँ पर आएगी, वही करंट हमारे पास यहाँ पर जाएगी, और वही करंट हमारे पास यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर वापस हो जाएगी। इस पे कोई भी करंट नहीं जाएगी। जब कोई करंट नहीं जाएगी तो P पर नो करंट, एट पॉइंट P लिख दो, या P बल्ब पर कोई करंट नहीं जा रही है। लेकिन जो बाकी दो बल्ब हैं उन पर करंट कितनी जाएगी, PP बराबर 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास I क्या है, 0 है। ठीक, इसके बाद इस पे क्या है, PS इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू क्या होगा, I² R और T। तो ये हमारा आंसर है। P और S सॉरी Q और S जो है दोनों में इक्वल करंट जाएगी, दोनों की ब्राइटनेस इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ पर ब्राइटनेस का मतलब ये पूछा जा रहा था हमसे कि हमें ये बताना है कि इनमें कितनी पावर सप्लाई जा रही है। ये ब्राइटनेस कुछ और नहीं, बस पावर में निकालना था। तो देख लो, इस पर कोई भी करंट नहीं जाएगी सेकंड केस में, क्योंकि ये ओपन है। जब ओपन है तो ये लगाना ना लगाना बेकार है, इससे सप्लाई नहीं होगी। देख लो, समझ लो। बाकी कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे आना है, व्हाट्सएप नंबर हम दे रहे हैं। टेलीग्राम पे आना है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप नंबर हमारा क्या है देख लो, 8127
191266। इसमें आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, जितनी जल्दी होगा हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन, क्लास 12 बोर्ड सीबीएसई पेपर कोड मेंशन है और 2025 का पेपर है, क्वेश्चन नंबर भी मेंशन है, मिला लेना। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास ये बताया जा रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है जो कि 2 नैनो कूलाम है। कितना है? 2 नैनो कूलाम है। इसको ओरिजिन में रखा जा रहा है। कहाँ पे? 3 डायमेंशनल पे ओरिजिन में रखा गया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट जो सिस्टम के हैं वो बताए गए हैं। फाइंड द टाइप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का टाइप फाइंड करना है और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, जो कि इस पॉइंट पे रखा है 0 0 -6 मीटर पे। ठीक है, और ये बताया जा रहा है कि जो पोटेंशियल है सिस्टम में वो इस पॉइंट पे 0 हो रही है। तब आपको जो चार्ज रखा गया है इस पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड बताना है और उसकी वैल्यू बतानी है। कैसे करोगे देखो जरा। हम लोगों के पास 3 डायमेंशन अगर होता है तो हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये हमारा x हो जाता है, ये हमारा y हो जाता है और ये हमारा z हो जाता है। क्या होता है? z। हम ये क्या करते हैं, z को यहाँ पर ले आते हैं, x को यहाँ ले आते हैं। तो हमारे पास जो 3 डायमेंशन बना रहे हैं हम वो ऐसे बना रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया? z हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पर हमारे पास x हो गया और यहाँ पर हमारे पास y हो गया। ठीक, ये 3 डायमेंशन हमने बना दी, रिप्लेस कर दिए हैं। x को उठा के यहाँ ले आए हैं और जो z था उसको यहाँ ले आए हैं और x को यहाँ पहुँचा दिए। डायमेंशन है, कहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे पास पॉइंट दिया गया है, चार्ज दिया गया है, वो यहाँ पर रखा है। ये कोऑर्डिनेट का है 0, 0, 0। यहाँ पर जो रखा हुआ है वो 2 नैनो कूलाम का चार्ज रखा हुआ है, वो भी प्लस। ठीक, 2 नैनो कूलाम का चार्ज रखा हुआ है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है, ये हमारे पास कौन से डायमेंशन है? -z एक्सेस। ठीक, ये हमारे पास प्लस होती है, ये माइनस होती है। यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है जो कि कितनी दूरी पे? 0 0 -6। ठीक, -6 मीटर। ये बात समझो, -6 मीटर पर रखा गया है। -6 मीटर पर रखा गया है इस चार्ज को। यहाँ पर चार्ज है, उस चार्ज की जो वैल्यू है वो मान लेते हैं Q है। ठीक, प्लस है माइनस अभी नहीं पता, लेकिन एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि हम मान लेते हैं P मान लें या फिर कुछ भी मान लें। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0 0 और क्या है? 0 0 और यहाँ पर हमारे पास 2 है मीटर में। ठीक है, अब हमसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास नेट पोटेंशियल है इस पॉइंट पे, V जो नेट है वो हमारे पास 0 है। तब आपको बताना है कि ये मैग्नीट्यूड क्या है। यानी इस पॉइंट पर हमारे पास V नेट यानी नेट पोटेंशियल 0 है, उस केस में हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ये बात समझ आ गई? देखो, मैंने Z को यहाँ पर नहीं रखा क्योंकि Z की वैल्यू यहाँ दिखाने में दिक्कत आती है, इस वजह से हमने Z यहाँ पे दिखा दिया है, इस वजह से। ठीक है, अब हमारे पास सुनो दूसरा फार्मूला क्या होता है। अगर हमारे पास कोई चार्ज है, ये हम मान लेते हैं चार्ज हमारे पास Q है। इस चार्ज को पॉइंट हमारे पास यहाँ पर P है, इसको ये चार्ज है मेरे पास और ये पॉइंट हमारे पास E है। क्या है? E है। इस चार्ज को इस पॉइंट पे, और डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस हमारे पास R है। यानी इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल अगर निकालना है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, हमारे पास फार्मूला क्या होता है? VE = आ जाएगा 1/4πε0। और ये जो चार्ज है ये जितनी दूरी पे निकालना है वो नीचे रहेगा, और यहाँ पर KQ/R। यहाँ पर जो 1/4πε0 है ये क्या है? हमारे पास कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है, ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसी को हम लोग कहते हैं K। क्या कहते हैं? K। इसको हम लोग K कहते हैं। तो अगर K लिख दिया जाए सीधे तो ये फार्मूला बन जाएगा, बाकी ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला हमने बताया आपको। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है? इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालना है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए एक चार्ज ये है, यहाँ पर है, और एक चार्ज यहाँ पर है। यानी इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा, और ये जो 2 नैनो कूलम है इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा। तो दोनों का सम क्या होगा? 0 होगा। ये बात समझो।
इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा वो, और इसकी वजह से पोटेंशियल होगा वो, उन दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा। तो बताएंगे नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, V नेट इज इक्वल टू, इसकी वजह से हम जो पोटेंशियल मान लेते हैं, ये पॉइंट हम मान लेते हैं, चार्ज यहाँ पर है, इस पॉइंट को मान लेते हैं, इसको तो हमने P माना है इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मान लेते हैं कैपिटल Q मान लेते हैं, अब Q ना मान के P, ये P है हमारे पास, इसको मान लेते हैं S ना मानने अगर E मान लेते हैं, ठीक है, ये P, ये E है, ये P है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पोटेंशियल E की वजह से कितना पोटेंशियल है, प्लस, और यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल निकालेंगे, इस पॉइंट को ओरिजिन माने यानी O माने हैं, तो यहाँ से हमारे पास VO, जो नेट पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं, एक पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से यहाँ पर होगा और एक पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से यहाँ होगा, तो दोनों पोटेंशियल हमने लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। अब चलो यहाँ पर देखो, इस चार्ज की वजह से यहाँ चार्ज कितना है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर चार्ज कितना है, Q है, Q का क्या है हमें पता नहीं है, प्लस है कि माइनस है Q, और ये डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट तक की, यहाँ से तो देखा जाए ये ओरिजिन से कितना है, 6 है, ये माइनस के लिए बता रहा है कि हमारे पास माइनस एक्सेस पे रखा गया है, ये इसका मैग्नीट्यूड नहीं रखना है, तो ये क्या है, माइनस जेड एक्सेस पे रखा गया है, और कुछ नहीं है इसमें, तो ये हमारे पास कितना है, यहाँ तक तो हमारे पास 6 है, 2 ये है, कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ तक की, तो हमारे पास 6 होती है ओरिजिन तक की, और बाकी 2 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 8, ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी वजह से पोटेंशियल 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर चार्ज कितना है, 2 नैनो कूलाम है, 2 नैनो कूलाम है, इसको मीटर में कूलाम में रख देते हैं, 10⁻⁹ रख देते हैं, ठीक है, ये हुआ। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट की पोजीशन यहाँ से कितनी है, ये कितनी है, ये तो हमारे पास 2 ही मीटर है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इस फार्मूले का यूज किए हम लोग, ठीक है। अब बराबर क्या करोगे, नेट पोटेंशियल, क्वेश्चन नहीं बोला है कि नेट पोटेंशियल जो है हमारे पास वो सिस्टम का 0 हो जाता है इस पॉइंट पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने बोला है कि जो नेट पोटेंशियल है वो 0 हो जाता है, तो ये हमारे पास आ गया वी नेट। अब हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वी नेट इज इक्वल टू 0, जब ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं दोनों से, और ये Q बचेगा /8 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास प्लस 2 × 10⁻⁹, और डिवाइड किससे करोगे, 2 से, बराबर 0। तब यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ देख लो, इधर देख लो, यहाँ पर देखो, ये तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, Q/8, ये वाला जो है 2 से 2 कट जाएगा, और इधर भेज दोगे -1 × 10⁻⁹, इस वाले भाग को 2 से काट दिया, फिर इसको इधर भेज दिया। अब यहाँ से Q निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, -8 × 10⁻⁹ कूलाम, क्या आ जाएगा, कूलाम, इसको हम लोग कह सकते हैं Q = -8 नैनो कूलाम, तो आंसर ये आ गया। मैग्नीट्यूड लिखोगे, मैग्नीट्यूड कितना है, 8 नैनो कूलाम, और नेचर कैसा है, निगेटिव नेचर है, तो ये पूरा आंसर हो गया। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। इसका आंसर कितना आएगा, -8 नैनो कूलाम, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता फिजिक्स और मैथ में, तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, उस पर भेज देना 8127191266, जितनी जल्दी होगा हम उसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट ये है कि हाइप कर देना, जो बटन आता है लाइक के बाद नीचे कमेंट्स में, तो उससे मदद मिलेगी कि वीडियो आगे बढ़े। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।